हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की, यानी कि जहां से भारत की आज़ादी की क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो कैसे हुई थी, विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ था, क्या कारण रहे थे, किन वजहों से इंडियंस को लगने लगा था कि आज़ादी अब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम अंग्रेजों के से आज़ादी लेकर रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह का पूरा इतिहास जानेंगे, कि पूरी स्टोरी जानेंगे कि क्या कारण थे, बगावत क्यों हुई, किस वजह से हुई, और ये जो 1857 की क्रांति है इसके असफल होने के पीछे का कारण भी क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से 1857 के विद्रोह से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, स्किप मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1857 के भारतीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम क्या था, कहां से स्टार्ट हुआ था, कौन इसको दिशा देने वाले लोग थे, यानी कि कौन वो लोग थे जिन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया था। यानी कि भारत के लोगों को, इंडियंस को, हम भारतीयों को ये बता दिया था कि अब हम आज़ादी लेके रहेंगे, अब और हम गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले है इसमें पॉइंट। ठीक है, मैंने पॉइंट वाइज और पिक्चर वाइज इसको आप लोगों के सामने एक इमेज रखने की कोशिश की है कि कैसा रहा होगा 1857 की क्रांति का इतिहास। ये कि कितना दर्द रहा होगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा हमारे वीर सेनाओं को, सेनानियों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 1857 की क्रांति ये वो क्रांति थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह, भारतीयों ने पहला बिगुल बजा दिया था आजादी का। ठीक है, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, यानी कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत में स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई थी। ठीक है, मेरठ के शहर से 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। मेरठ शहर से ये जो 10 मई 1857 को ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। हालांकि कुछ जगहों में इससे पहले भी विघटनात्मक संघर्ष शुरू हो चुके थे और 20 जून 1858 को ये विद्रोह खत्म हुआ था। लेकिन उस वक्त जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होने जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारत को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन कुछ लीडरशिप्स की प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कि हमारे कहीं ना कहीं लीडरशिप में लैक था, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से एक साल इस आंदोलन के चलने के बाद भी अंग्रेज सफल हो गए थे इस आंदोलन को खत्म करने में, कुचलने में। ठीक है, नेक्स्ट है एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया गया था। यानी कि जो मेन रीजन बना था विद्रोह का वो था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे उनसे इंडियंस परेशान हो गए थे। ठीक है, दूसरा एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया था जिसमें कारतूस को लगाने से पहले उसे दांत से खींचना पड़ता था। तो इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी उन कारतूस में। तो इसीलिए जो हिंदू और मुसलमान जो सैनिक उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है, जॉब कर रहे थे, तो दोनों ही भड़क उठे थे। बिकॉज गाय, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और मुसलमान धर्म में यानी कि इस्लाम में सुअर को पवित्र माना जाता है। तो इसके लिए क्या था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोगों के लिए बहुत डिफरेंट था और बहुत ही निंदनीय बात हो गई थी कि हम उस कारतूस को अपने मुंह से, अपने दांतों से खींच रहे हैं जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो जिसकी वजह से दोनों ही लोग भड़क उठे थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो ये पिक्चर है, ये राइफल है।
ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से खींचा जाता था इस पोर्शन में, और यहाँ से कारतूस को मुंह से खींच करके इसमें डाला जाता था, देन फायर किया जाता था। 1857 के विद्रोह में पहले शहीद का नाम क्या था? मंगल पांडे। उन्होंने ब्रिटिश साजिश पर 29 मार्च 1857 को बैरक पर हमला किया था। और विद्रोह के कुछ नेता कौन कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से विद्रोह कर रही थी, ठीक है, कुंवर सिंह जो कि बिहार से विद्रोह कर रहे थे, बहादुर शाह जो कि दिल्ली से लीड कर रहे थे, नाना साहेब जो कि कानपुर से लीड कर रहे थे, तात्या टोपे वो भी कानपुर से थे, लीड कर रहे थे, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से थी। और जिनके केंद्रीय और इन्हीं में केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी, यानी कि हर एक इंसान अपने अपने इलाके से अलग अलग तरीके से विद्रोह कर रहा था। प्रॉब्लम यहाँ था कि यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था। अगर सारे लोग मिल करके एक साथ अगर विद्रोह करते ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमें आजादी 1858 में ही मिल जाती। चलिए नेक्स्ट है, उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 1857 क्या जब विद्रोह हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इसे याद रख लीजिए। विद्रोह पूरे भारत में फैलाने में नाकाम रहे, यानी कि विद्रोह को ये पहले पूर्व प्लानिंग की गई थी कि एक साथ पूरे इंडिया में हम विद्रोह करेंगे, जिससे क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज कमजोर पड़ेंगे। ठीक है, तो कमजोर पड़ेंगे, वीक पड़ेंगे, जिसकी वजह से शायद उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा और वो भारत को छोड़ने में, यानी कि हमें आजादी देने में के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम फेल हो गए विद्रोह को पूरे भारत में फैलाने में। विद्रोह के कुछ उपकेंद्र थे, जैसे कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, अराह, दिल्ली और झांसी, ये ही रह गए थे। और साउथ इंडिया जो था, जिसने कि विद्रोह में जिसका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। ठीक है, दरअसल 1857 का विद्रोह पहले हुए कई सारे विद्रोह का ही परिणाम था। 1757 से लेकर 1857 के दरमियान भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई छोटे बड़े विद्रोह हुए थे। ठीक है, इसमें सन्यासी विद्रोह था, संथाल विद्रोह था, अन्य जनजाति विद्रोह भी शामिल थे। लेकिन इन सारी बगावतों में एक खास बात थी, इनकी प्रकृति, यानी कि इनका नेचर। आमतौर पर ये सारे विद्रोह छोटे स्तर के थे और इनका दायरा भी काफी सीमित था, यानी कि एरिया वाइज एक लोकेलिटी में ये हो रहे थे। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ 1857 की क्रांति, ये विद्रोह बहुत छोटे थे। तो हम कुछ जानते हैं 1857 के रिवॉल्यूशन का नेचर क्या था, यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आप इस वीडियो में डाली हैं, ये आप याद करिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वो थे पाल्मस्टन। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के विद्रोह में? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? वो था जॉर्ज एनिसन, यानी कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सम्राट था। कौन था? मुगल। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, चैनल को वीडियो को स्किप मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और एक चीज, अगर आप लोग मुझसे मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं और क्विज अरेंज करवाते हैं, जो एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे। चलिए, अब हम ये जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, किन वजह से था। अभी तक हमने ये जाना कि कौन गवर्नर जनरल था, कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का उस वक्त सेनापति था, कौन इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, विद्रोह कहाँ कहाँ से हुआ था। ठीक है, इंडिया में पूरा फैला था या नहीं फैला था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या कारण थे, रीजन क्या रहा होगा। तो सबसे पहले विद्रोह के कारण, एक तो सैनिक कारण था, ठीक है, जो कि मंगल पांडे एंड पार्टी से रिलेटेड था। दूसरा राजनीतिक कारण भी था। तीसरा प्रशासनिक कारण भी था, सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था, तत्कालीन कारण था और आर्थिक कारण थे। ठीक है, तो चलिए अब
ये सारे कारण थे। अब हम इन्हें डिटेल में पता करते हैं। तो सबसे पहले है राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़पने की नीति थी, वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण था। यानी कि वो क्या कर रहा था कि सारे राज्यों को अपने राज्य में इंक्लूड कर रहा था। वो कहता था कि तुम सारे राज्य मेरे राज्य में आ जाओ, यानी कि तुम अपने राज्य में शासन कर सकते हो, लेकिन जो शासन होगा वो मेरे हिसाब से होगा। हम अंग्रेज जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने राज्य में शासन चलाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर एक नाम मात्र शासक था जिसने कि जो अंग्रेजों ने 1835 के पश्चात मुगल बादशाह का आदर सम्मान करना भी बंद कर दिया। यानी कि बहादुर शाह जफर मुगल शासक था। 1835 के बाद ऐसा हुआ कि मुगल बादशाह के आदर सम्मान का कोई हिसाब ही नहीं रह गया था। यानी कि उसे अवॉइड करने लगे थे अंग्रेज और नेग्लेक्ट करने लगे थे, क्योंकि इनका दबदबा इंडिया में बढ़ने लगा था। तो ये क्या चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हम पूरे भारत को हड़पे और सालों तक यहाँ पे राज करें। तकरीबन 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है। ठीक है। नाना साहिब की पेंशन बंद की कर दी गई थी। नौकरी देने के संबंध में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था। ठीक है। यानी कि गोरे और काले का फर्क दिखाया जा रहा था। जो अंग्रेज थे उनको सम्मान दिया जाता था, अच्छी सम्मानजनक पोस्ट में उनको जॉब दिया जाता था। जो निचली पोस्ट होती थी उनमें भारतीयों का रिक्रूटमेंट होता था, उसके साथ भी उनके साथ बदतमीजी की जाती थी। ठीक है। उनका अपमान किया जाता था। ये सारी चीजें थी। क्षेत्रीय संयोजन यानी कि त्रुटि सहायक गठबंधन के सिद्धांत ने भारतीय शासकों को नाराज कर दिया था। ठीक है। तो ये सारे राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से जिसने एक विद्रोह को जन्म देने के लिए, ठीक है, कार्य किया था। नेक्स्ट है सामाजिक कारण क्या थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि सती प्रथा हमारे समाज में सदियों से चली आ रही थी। ठीक है। जहां पे क्या होता था कि अगर हस्बैंड मरता था किसी औरत का, तो उसे अपने पति के शव को ले करके गोद में ले करके, ठीक है, जो चिता का एरिया होता है उस पर बैठना होता था और उस औरत को भी अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था। तो ये बहुत ही क्रूर और बहुत ही गंदी प्रथा थी। ये काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत अच्छा किया था कि उसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन भारतीय इस प्रथा को आध्यात्म से, आस्था से जोड़ते थे, तो उनके लिए इस चीज को पचा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह की प्रथा को भी मान्यता दे दी थी। लेकिन ये भी भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल था इस चीज को कि एक विधवा कैसे दोबारा विवाह कर सकती है। वो नहीं कर सकती क्योंकि उसको हक ही नहीं था उस वक्त शादी करने का। ठीक है। अगर वो विधवा हो जाती है तो औरत। नेक्स्ट था पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, संस्कृति, भाषा, साहित्य का आधिकारिक प्रचार करना। ठीक है। भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति, पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन देना, यानी कि हम भारतीयों का कल्चर कहीं दब रहा था और ब्रिटिश कल्चर इंडिया में आ रहा था। अंग्रेजों द्वारा चलाए गए रेल, डाक तार आदि को भारतीयों ने भ्रमवश गलत अर्थ में ले लिया था। यानी कि अंग्रेजों ने रेलगाड़ी का स्टार्ट की थी, डाक घर बनवाए थे, तो ये चीज भी इंडियंस को ऐसा लगने लगी थी कि ये गलत है, ये हमारे फायदे की चीज नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये सारे साधन ईसाई धर्म के प्रचार के लिए हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो थी सामाजिक कारण जिसने विद्रोह को जन्म दिया, वो ये सब थे। नेक्स्ट है धार्मिक कारण क्या रहे होंगे। तो अंग्रेज हिंदू व इस्लाम की खुलकर आलोचना करते थे। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की बुराइयां करते थे। ठीक है। और इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों को ठेस पहुंचती थी। नेचुरल सी बात है कि आपके धर्म या आपके ईश्वर की, आपकी आस्था का कोई अपमान करेगा तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। ठीक है। संस्थाओं के माध्यम से अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को जोर जोर से प्रचार करना चालू कर दिया था। यानी कि जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, कॉलेज थे, स्कूल थे, उसके माध्यम से अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, ताकि तो आने वाली भारतीय पीढ़ी का ईसाई धर्म के प्रति रुझान हो। इससे भी भारतीय रुष्ट थे। ठीक है। ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरी दी जाती थी, उच्च पद पर उनका रिक्रूटमेंट होता था और साथ ही साथ और अनेक सुविधाएं भी उन्हें दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे। ठीक है। तो ये थे आपके धार्मिक कारण। नेक्स्ट है आर्थिक कारण क्या थे। व्यापार का विनाश, यानी कि इंडियंस का जो बिजनेस था वो ठप हो चुका था, अकाल पड़ने लगा था,
भारतीयों को 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे, यानी कि वो अपने लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे। जॉब नहीं था, उसके उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, गरीबी थी, ठीक है, जीवन बहुत ही कष्टकारी हो गया था। किसानों का शोषण होने लगा था, अननेसेसरी उन पर टैक्स इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, अकाल जैसी स्थिति पड़ गई थी, इनाम की जागीरें छीनने लगे थे, यानी कि जो इनाम में उन्होंने जागीरें लोगों को दी थी वो वापस छीनना अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया था। भारतीय उद्योगों का नाश हो गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी। ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया था, यानी कि ग्रामीण पहले अपने कृषि या छोटे मोटे उद्योग पर डिपेंड करते थे, लेकिन उस आत्मनिर्भरता को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। तो कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषक वर्ग पर बोझ को बढ़ा दिया गया था। भारतीय किसान भी अंग्रेजों के लगान और रियायतवाड़ी या महलवाड़ी कुव्यवस्थाओं के कारण बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। यानी कि वो जितना कमा पाते थे या जितना वो प्रोडक्शन कर पाते थे अपने अनाज का या किसी चीज का, तो वो उनके लिए मतलब उन पर इतने ज्यादा लगान लगा दिए गए कि उनका आधे से ज्यादा राशन तो अंग्रेजों का कर चुकता करने में ही चला जाता था। यानी कि उनकी मेहनत करने के बावजूद भी वो 2 टाइम का खाना अपने परिवार को ठीक तरीके से नहीं खिला पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट था सैनिक कारण। तो भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने भेदभाव करना चालू कर दिया था, चाहे वो प्रोन्नति हो यानी कि प्रमोशन हो या उनकी नियुक्ति हो, वेतन हो, भत्ते को लेकर के। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय से भारत में भारतीय सैनिकों के आत्मबल में वृद्धि हुई थी। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज हार गए थे और इसका फायदा भारतीय सैनिकों को मिला था क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, उन्हें यकीन हो चुका था अगर हम एकजुटता से यानी कि एक यूनिटी बना के अंग्रेजों पर धावा बोले, इनके अगेंस्ट खड़े हो, तो डेफिनेटली हमें इंडिपेंडेंसी मिल जाएगी, यानी कि हम आजाद हो जाएंगे, भारत को आजादी मिल जाएगी। तो उन्हें अब लगने लगा था कि अंग्रेजों की जो शक्ति है उसे परास्त किया जा सकता है, अगर किसी प्लानिंग पर हम प्लानिंग के हिसाब से चलें तो हम इन्हें परास्त कर सकते हैं। तो सेना में जो ब्राह्मण और राजपूत जाति के थे वो भारत देश के बाहर नहीं जाना चाहते थे, उन्हें लगता था कि बाहर जाके उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर अंग्रेजों ने ऐलान किया था कि सैनिकों को सेवा करने के लिए बाहर भेजा जाएगा, यानी कि कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया। तो बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे, ठीक है, और जब 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लिया गया था तो उससे भी असंतोष उत्पन्न हो गया था। तो ये थे सैनिक कारण। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने सिख सैनिकों को बाल काटने का आदेश दिया था। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो सिख यानी कि सरदार लोग थे उन्हें बोला गया था कि आप अपने बाल काट दें, ठीक है, और ऐसा न करने वालों को सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि सिख ना तो बाल काटते हैं अपनी, ना ही पगड़ी उतारते हैं। तो ये यानी कि सीधा सीधा उनके धर्म का अपमान करना, अगर उन्हें इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या उकसाया जाता है, मजबूर किया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने में से भी भारतीय रुष्ट थे। तो ये आपके सारे कारण हैं सैनिकों वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये कुछ पिक्चर्स है जिस टाइम पे विद्रोह हुआ होगा, इस तरीके का मंजर रहा होगा, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक फोटो डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है तत्कालीन कारण, यानी कि उस वक्त का क्या कारण रहा होगा। तो उस वक्त का जो कारण था वो क्या था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सैनिकों को ऐसे कारतूस का प्रयोग करना पड़ता था जिसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई होती थी, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इसमें हिंदू और मुसलमान सैनिकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया। तो 1857 की क्रांति का जो मेन और तत्कालीन कारण था वो था ये जो इनफील्ड राइफल थी, ठीक है, जिसमें सुअर, जिसके कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, जो कि जिसे मुंह से छीलना पड़ता था, तब जाके आप कारतूस को राइफल में डाल सकते हो, देन फायर कर सकते हो। तो इससे क्या था, हिंदू और मुसलमान सैनिकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया था। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज उनके साथ धोखा दे रहे हैं, उन्हें उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम ये जानते हैं, ये तो थे अभी तक विद्रोह के क्या कारण थे। अब हमारा जो विद्रोह था 1857 का, वो क्यों असफल हुआ था, क्या वजह रही होगी असफल होने की, हम उनको जानते हैं। तो भारत के विभिन्न हिस्सों के नेताओं के बीच विचारों में समानता थी, यानी कि उनके जो भी विचार थे, थॉट्स थे, वो
उनमें यूनिटी नहीं थी। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से सोच रहा था और अपने हिसाब से क्रांति में कूद रहा था या बाहर हो जा रहा था। ठीक है, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई भी सेंट्रल एक लीडरशिप हम ये कह सकते हैं कि कोई एक बंदा सबको लीड नहीं कर रहा था, और विद्रोह केवल भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में अगर एक साथ विद्रोह होता, प्लानिंग यही थी कि पूरे भारत में एक ही दिन एक साथ विद्रोह कर देंगे, लेकिन ये विद्रोह 10 मई को ही स्टार्ट हो गया था। यानी कि जो तय दिन था उससे पहले ही ये विद्रोह को स्टार्ट कर दिया गया था। इसलिए कुछ लोग प्रिपेयर थे उसके लिए और कुछ लोग नहीं थे, तो इसलिए कुछ ही हिस्सों तक में ये विद्रोह स्टार्ट हो पाया था। और जो साउथ इंडिया था वो मतलब बहुत ही कम रेशियो में उसका पार्टिसिपेशन था, यानी कि ना के बराबर था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त हथियार और वित्त नहीं था, यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे उनके पास ऐसे कोई हथियार भी नहीं थे, पैसा नहीं था, जहां ब्रिटिश लोगों के पास उन्नत हथियार और पर्याप्त वित्त था। ठीक है, विद्रोहियों में नियोजन और अनुशासन का अभाव था, यानी कि डिसिप्लिन नहीं था, एक अच्छी लीडरशिप नहीं थी, एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ा वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इंडिया में खत्म हो चुका था और शासन रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था, जो उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, सेना में सुधार शुरू किए गए थे, नए कदम उठाए गए थे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। भारतीयों को बेहतर शासन का आश्वासन दिया गया था। यह घोषित किया गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लोग एक दूसरे के प्रति अधिक एकता, शक्ति और सम्मान होगा। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत, जो व्यक्तिगत सिद्धांत था उसे वापस लिया जाएगा। अब है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां पे विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उन केंद्रों के नेता कौन थे और उस वक्त उस इलाकों में, यानी कि उन केंद्रों में उस विद्रोह का दमन कौन कर रहा था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देखिए। तो दिल्ली विद्रोह का केंद्र था, वहां से बहादुर शाह जफर और बख्तगा लीड कर रहे थे, और विद्रोह का दमन कौन कर रहा था, निक्सन और हेडसन। ठीक है, झांसी, जहां से रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, और दमन क्या था, जनरल हाउड्रोज ने। ठीक है, ग्वालियर से तात्या टोपे लीड कर रहे थे, और सेम जनरल हाउड्रोज समथिंग लाइक दैट। लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, और कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। कानपुर से कौन लीड कर रहे थे, नाना साहेब लीड कर रहे थे, और कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया। और जगदीशपुर यानी कि आरा से कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, विलियम्स टेलर ने इस विद्रोह का दमन किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली लीड कर रहे थे, कर्नल नीर ने इस विद्रोह का दमन किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे थे, और जनरल रेनार्ड ने इस विद्रोह का दमन किया था। बरेली से खान बहादुर थे, और वेसेंट आयर ने इस विद्रोह का दमन किया था। तो दोस्तों ये थी 1857 की क्रांति। ठीक है, कहां से विद्रोह की उत्पत्ति हुई थी, विद्रोह के क्या कारण थे, उसके असफल होने के क्या कारण थे, विद्रोह के प्रमुख केंद्र, प्रमुख नेता और किसने उसका दमन किया था, और विद्रोह के क्या इफेक्ट पड़े थे। तो ये सारा मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो वीडियो को देखिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक फॉर योर RRB NTPC एग्जाम। थैंक यू।